Very good morning, class 11th biology, especially KB Dirang students and avian students. Dear, we are here today to discuss about our chapter number 9th of your biology textbook. It is of prime importance, this chapter. Almost 3 to 4 chapters in class 12th are dependent on this chapter of class 11th. Means if you will not understand it, then class 12th approximately 4-5 chapters you shall feel difficulty to understand it. Okay, so we shall try to understand it slowly because it is a big chapter and of very importance, right? तो पहले तो आप ये देखें कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. ओके, पर उसके पहले हम ये देखते हैं कि ये मीनिंग क्या है इसका, बायोमोलिक्यूल्स. ओके, तो केमिस्ट्री में क्लास 9th 10th में भी पढ़ा है आपने कि अगर कोई चीज़ जैसे ये एक एटम है, ठीक है, और अगर एक दूसरा और एटम है और दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाता है? व्हाट इज दिस? दिस इज मॉलिक्यूल. ये पढ़ा है आपने, है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स दे फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स. और एटम्स के प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी में डिफरेंस तो होगा बिकॉज ये नई चीज़ बन गई, है ना? तो ऐसे ही हमारी बॉडी में छोटे छोटे एटम्स मिल करके कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पढ़ना है. आपने क्लास 9 से पढ़ा था क्या? पहले पूरी बॉडी पढ़ी है ना, किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी पढ़ी है आपने. उसके बाद फिर आप कहाँ गए? उसके ऑर्गन्स पे गए. ऑर्गन से थोड़ा और छोटा क्या आया? टिश्यू. टिश्यू से थोड़ा और छोटा क्या आया? सेल. सेल से थोड़ा और छोटे उसके अंदर फिर सारे कंपोनेंट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड मैनी. मतलब आप थोड़ा क्या जा रहे हैं? डीप, है ना? और डीप जाएंगे तो मेम्ब्रेन आपने पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे डबल होता है ना, पढ़ा है आपने. ओके, अब इस मेम्ब्रेन के और डीप में जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. थोड़ा और डीप में गए ना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स. ओके, अब और देखें कि प्रोटीन्स किससे बना है. तो प्रोटीन्स आपको पता है किससे बना है? अमीनो एसिड से. कार्बोहाइड्रेट किससे बने हैं? ग्लूकोज से. लिपिड किससे बना है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से. तो ये और डीप में जा रहे हैं ना. अब और पता चले अमीनो एसिड किससे बना है, ग्लूकोज किससे बना है, फैटी एसिड किससे बने हैं, ग्लिसरॉल किससे बने हैं. तो ये और डीप जाएंगे हम तो हमें पता चलता जाएगा कि हम बिल्कुल एटॉमिक लेवल तक पहुंच जाएंगे, सबसे छोटे पार्टिकल्स में. और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी? बिकॉज मैक्सिमम जो बॉडी में वर्क होता है वो मॉलिकुलर लेवल पे होता है. हमको दिखता ज़रूर है कि बड़े लेवल पे हो रहा है, बट वो छोटे छोटे जो बॉडी में चेंजेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी वर्क करती है. मतलब अमीनो एसिड के हिसाब से प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन के हिसाब से मेम्ब्रेन, एंजाइम्स, ऐसे. तो इसलिए अगर आप जैसे हम सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं ना तो पूरे बॉडी के बारे में पढ़ने जैसा हो जाता है. ऐसे ही अगर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लें तो हमें ये पता चल जाए कि हमारी बॉडी में जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं एंड हाउ दे आर इंटरेक्टिंग, एक दूसरे से उनका रिलेशनशिप क्या है और उनका हमारी बॉडी में रोल क्या है. इसलिए हमें ये बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है ना. आजकल जितना भी मेडिसिन है, जो भी रिसर्च है, उस सब कुछ, इवन अभी जो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है वो भी किस लेवल पे कर रहे हैं? मॉलिक्यूल लेवल पे. तो मॉलिक्यूल लेवल को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे या जान लेंगे तो पूरी बॉडी को समझना ईजी है ना. दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूल्स. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट. अब देखिए, एक पुराना कॉन्सेप्ट है, हमारे वेदों में भी या हमारे जो इंडियन लिटरेचर है उसमें भी अवेलेबल है,
ये कहते हैं कि आवर बॉडी इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। मतलब हमारा एक शरीर भी एक ब्रह्मांड है, ऐसा पहले से ही माना गया है। हमारे लगभग सारे पुराने लिटरेचर में इसको कहा गया है कि जो बॉडी है वो बिल्कुल यूनिवर्स के बराबर है। तो क्यों कहा गया है, उसको आज भी साइंटिस्ट ने प्रूव किया। क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी का कंपोजिशन देखें, कंपोजिशन बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है, तो सेम चीज़ किस में प्रेजेंट है, अर्थ के क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में वही प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी में, ये प्रूव हो चुका है आज। ठीक है, तो अगर अर्थ क्रस्ट आप जानते हैं, अर्थ की ऊपरी सरफेस पे जो जो मटेरियल प्रेजेंट है वही सारा हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है हमारी बॉडी किससे बना है, अर्थ से, है ना। तो these are complicated things, later on you shall discuss it, but today we shall go through one by one part of this chapter। तो लेकिन ये पता कैसे चला कि ये जो कंपोजिशन है अर्थ का और हमारी बॉडी का वो एक जैसा है, कैसे पता चला, ये क्वेश्चन है। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस बुक का कि हाउ टू एनालाइज। पहला दिया हुआ है आपके ऊपर 9.1, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो इसी को ज़रा शुरू करते हैं, है ना। हाउ टू एनालाइज कंपोजिशन। अब कंपोजिशन को एनालाइज करने का मतलब ये है कि सिंपल ये पता लगाना है कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो कैसे पता लगाते हैं, इसके लिए थोड़ा क्लास 9th को आपको देखना पड़ेगा। क्लास 9th में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, कुछ टेक्निक्स पढ़ी हैं, अगर आपको याद हो, सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा क्लास 9th में सेपरेशन टेक्निक्स, कि कैसे हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। जैसे आप सिंपल मान लो कि आटा गेहूँ और ये सब मिला दिया जाए तो कैसे अलग करेंगे आप उसको सीविंग से अलग कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये जो चीज़ें हैं जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है उनको कैसे सेपरेट करेंगे, और जब तक आप सेपरेट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्या करना पड़ता है, सेपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे सेपरेशन। तो सेपरेशन कैसे करें, पहले मटेरियल तो मिले तब तो उसको सेपरेट करेंगे। तो क्या मटेरियल हो सकता है, मटेरियल क्या मटेरियल होगा। अब क्योंकि हमें किसका एनालिसिस करना है, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस का, तो ये मटेरियल क्या क्या हो सकता है, ये मटेरियल कुछ भी हो सकता है। हमारी बॉडी का छोटा सा पार्ट हो सकता है, जैसे लीवर का छोटा पार्ट ले सकते हैं, लीवर का एक पीस ले सकते हैं काट करके। ठीक है, फिर प्लांट का कोई पार्ट हो सकता है। ठीक है, किसी माइक्रोब्स का कोई पार्ट हो सकता है, जैसे फंजाई है। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक, तो आप पहले मटेरियल ले लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपका मटेरियल हो गया। मटेरियल के बाद आपको क्या करना है, अब ऐसे तो नहीं सेपरेट होगा ना, तो उसको पहले होमोजेनाइज करना पड़ेगा। तो हम उसको क्या करते हैं, उसका पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट कैसे पेस्ट बनाएंगे, कैसे ही बना सकते हैं आप, मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ कर सकते हैं, या पेस्टल मोटर आपको पता है ऐसा, है ना, पेस्टल मोटर, इसमें मटेरियल डाल के आप उसको क्रश करिए। लेकिन अब ऐसे तो क्रश नहीं होगा। उसमें अब आपकी बुक में जो दिया है, इस पेस्टल मोटर में सबसे पहले आपको एक एसिड मिलाना है। ठीक है, उस एसिड का नाम है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, उसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ट्राई मतलब 3, क्लोरो मतलब क्लोरीन, मतलब एक कार्बन से एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन जुड़े
ठीक है। और साथ में ये हो गया COOH। तो ये COOH जब जुड़ा रहता है तो हम क्या कहते हैं इसको, एसिटिक एसिड। देखो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है ये ऐसे, HH जुड़ा होता है। इन तीनों H को क्लोरीन से आपने शिफ्ट कर दिया, इसको भी हटाया क्लोरीन जोड़ दिया, इसको हटाया क्लोरीन जोड़ दिया, तो क्या बन गया ये ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। तो आपने क्या डाला इस पेस्टल मोटर में, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ साथ आपका जो मटेरियल है बायोलॉजिकल मटेरियल, उसको आपने इस पेस्टल मोटर में डाला और फिर बाद में अच्छा उसको क्रश किया, ठीक है। ओके, सो व्हेन यू विल क्रश इट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ थिक पेस्ट, इसका पेस्ट बन जाएगा। आप चाहो तो लिखते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, नो प्रॉब्लम। सो यू गॉट अ थिक पेस्ट। अब इस थिक पेस्ट में भी एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़रा नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब इस थिक पेस्ट को आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर में यहीं पर लिख देते हैं ना। तो पेस्ट बना लिया, नाउ थर्ड आप क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। ओके, सो क्या करेंगे आप, फिल्टर कैसे करेंगे, पेपर से कर सकते हैं या क्लॉथ से कर सकते हैं, किसी से भी फिल्टर कर सकते हैं। तो देखते हैं ज़रा फिल्टर करेंगे तो क्या होगा। तो मान लो हमने एक लिया फनल, इस पे क्लॉथ लगा दिया या पेपर जो भी, और इसको हम फिल्टर करके इस किस में ले लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में। तो जब हमने इसमें पोर किया चीज़ों को इसमें से, ठीक, तो कुछ चीज़ें फिल्टर होके यहाँ आ गई, लेकिन सारी चीज़ें तो नीचे नहीं आएंगी ना, कुछ चीज़ें ऊपर बच जाएंगी। ओके, वो हमने किस में ये पेस्ट बनाया था आपको याद है, एसिड में, है ना। तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा वाला एसिड होगा। वैसे आपको सिंपल पता है ये लिक्विड है ना, तो एसिड का ही है। तो इस नीचे वाले पार्ट में क्या आएगा, नीचे वाले पार्ट में आएगा ऐसा मटेरियल जो पेस्ट बनाने के बाद जो एसिड में डिज़ोल्व हो गया है, वो मटेरियल आपका इसमें आ जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। ये वाला पार्ट एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन है, मतलब जो प्लांट या एनिमल के टिश्यू में जो भी मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो एसिड में डिज़ोल्व हो जा रहा है, वो डिज़ोल्व होके फिल्टर होके नीचे आ जाएगा। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये आपको पता है प्रेसिपिटेट है, तो ये क्या कहलाएगा, ये वो पार्ट है जो एसिड में डिज़ोल्व नहीं हुआ। सो इसे हम कहेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो इस एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में साइंटिस्ट्स ने फिर, अब देखो तो दूसरा 3 हो गया। सबसे पहला सेपरेशन किया, सेपरेशन में ये सारी मेथड्स थी, सेपरेशन प्रोसेस क्लियर हुआ, आपने इनको सेपरेट कर लिया। बट अभी भी एक्चुअली में पूरे सेपरेट नहीं है ना, आगे और बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि उस मशीन में डालेंगे तो जितने भी कंपोनेंट होंगे सबको सेपरेट कर देगा वो। अब और ज़रा देखते हैं सेपरेशन, इस फ्रैक्शन को भी, इस फ्रैक्शन को भी। कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे है टेक्निक्स फॉर फाइन सेपरेशन। ये भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसमें हज़ारों चीज़ें घुली हुई हैं।
लेकिन कैसे देख पाएंगे जब तक वो बिल्कुल सबसे अलग नहीं होंगी। तो उसके लिए एक टेक्निक है, उसका नाम है HPLC, या पढ़ लो, हो सकता है आपको पूछा जाएगा, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो जैसे ही आप ये मिक्सचर इसमें डालेंगे HPLC में, सारे कंपाउंड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने मॉलिक्यूल हैं, सबको सेपरेट करके अलग अलग टेस्ट ट्यूब में भर देगा। ठीक है, तो हम उनको सेपरेट कर लेंगे। तो ये सेपरेट करने के बाद मतलब साइंटिस्ट ने बताया कि लगभग 1000 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। 1000 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस फ्रैक्शन। ओके, क्लियर। अब लेकिन ये पता कैसे चले कि ये फ्रैक्शन तो अलग अलग हो गए, लेकिन अब दूसरा प्रोसेस क्या है, सेकंड, नंबर 2 इज आइडेंटिफिकेशन। उसको आप आइडेंटिफाई करो कि वो है क्या। समझ आ रहा है आयुषी, मनश्री, देवांग? ओके, तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई उनके कैरेक्टर से करते हैं कि भाई कैसा कैरेक्टर्स है उसका। ओके, तो देखते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ, अब ये जो हम यहाँ लिखा है ना एनालिटिकल टेक्निक्स, उस एनालिसिस में आइडेंटिफिकेशन भी आता है। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए फिर एक्चुअल में आपके बुक से थोड़ा बाहर है, इतना दिया नहीं, बस बुक में सिंपल दिया है कि आप आइडेंटिफाई कर लो, लेकिन कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई। बुक को थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चों का लेवल इंक्रीज़ हो गया है, तो थोड़ा नॉलेज लेवल हाई होना चाहिए। ओके, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जैसे हमने देखा कि यहाँ किसके लिए टेक्निक्स हैं, सेपरेशन के लिए, ऐसे आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आज टेक्निक्स अवेलेबल हैं। ओके, सो टेक्निक्स, या इनको आप क्या कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। अब अलग अलग जो सेपरेट हो गए हैं उन सब के लिए फिर 2 और टेक्निक्स हैं टू आइडेंटिफाई, बल्कि 3 कह सकते हो, मैं तीनों लिख देता हूँ, एक थोड़ा दूर कर लें। सो फर्स्ट टेक्निक है GCMS, फुल फॉर्म है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब ये जितने भी कंपाउंड है उसको गैस में चेंज करके उनका मास निकाल देती है, और मास पता चल जाए तो हम किसी का भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक इंस्ट्रूमेंट है, आप चाहो तो नेट में डाल सकते हो। फिर सेकेंड है एक्सरे। मान लो कोई भी क्रिस्टल मिला ना, जैसे ये है, ये तो रबर मान लो, ऐसे क्रिस्टल नहीं मिलते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो हर एक क्रिस्टल का साइज शेप अलग अलग होता है। उस मशीन में डालने के बाद उस क्रिस्टल का वो स्ट्रक्चर बता देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बनाऊँ, वो पूरा स्ट्रक्चर बता देगा ऐसे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ जुड़ी हैं, किससे क्या है, ऐसे पूरा बता देगा वो। तो जब वो स्ट्रक्चर बता देगा तो आपको पता चल जाएगा कंपाउंड कौन सा है। इसका नाम क्या है, एक्सरे। एंड थर्ड होता है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 3 टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स की मदद से आप इन सब का स्ट्रक्चर निकाल के उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, और भी टेक्निक्स हैं। एक्चुअली ये चैप्टर आपको तब पढ़ना चाहिए जब आप केमिस्ट्री का ग्रुप एनालिसिस कर लो, लेकिन अभी ग्रुप एनालिसिस जिसका हो गया होगा दे कैन अंडरस्टैंड, और जिसका ग्रुप एनालिसिस नहीं होगा उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। तो ग्रुप एनालिसिस में या एलिमेंट एनालिसिस में केमिस्ट्री में हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, और कुछ केमिकल्स को मिक्स करके उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, राइट। ओके,
तो एनालिसिस करने के बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा पेपर शिफ्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर।